नमस्कार। रीट 2024 का फॉर्म कौन भर सकता है? इस बात को लेकर एक वीडियो में कुछ बिंदुओं पर मैंने चर्चा करी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी डाउट रह गए, काफी कमेंट आ रहे हैं। दो तीन सवालों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, उन सवालों पर चर्चा करूंगा। सवाल है कि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, विधवा, तलाकशुदा, शहरिया छात्र, तमाम छात्रों को क्या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है या इनको छूट दी गई है? इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। रीट 2021, रीट 2022 में जिन्होंने परीक्षा दी और वो प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थे, बीएसटीसी या बीएड में या ग्रेजुएशन में, क्या वो उस परीक्षा को पास कर लिया, वो पात्र हैं? क्या उनको फिर से देना पड़ेगा? रीट 2024 में सरकार ने यह कह दिया कि प्रथम वर्ष हो, सेकंड वर्ष हो, किसी में भी हो, आपका एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए बीएसटीसी, बीएड या बीए में, तो आप पात्र हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। लेकिन उस समय भी काफी छात्रों ने बीएसटीसी, बीएड प्रथम वर्ष में थे, उन्होंने रीट का एग्जाम दिया, रीट 2022 का, 21 का, और वो पास भी हो गए। क्या वो पात्र हैं या बाद में रीट 2024 को उनका देना पड़ेगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल था। दूसरा सवाल यह था कि एज लिमिट को लेकर, कि क्या कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा भी है रीट में? इन तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। रीट 2024 में जो फॉर्म भर रहे हैं बीएसटीसी वाले, उनके जो यूनिवर्सिटी आ रही है, जो विश्वविद्यालय का नाम आ रहा है, उसमें क्या भरें? सबसे बड़ी समस्या है, विश्वविद्यालय का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। हम तो बीकानेर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से बीएसटीसी कर रहे हैं, अब हम विश्वविद्यालय का क्या नाम लिखें? तो ये तमाम बिंदुओं को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। दो कोर्सेज एक साथ करने को लेकर कई वीडियो बनाए हुए हैं, और इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, उसको पूरा विस्तार से समझोगे कि कौन से दो कोर्स एक साथ अलाउ है, नहीं है, क्यों नहीं है, तो उस वीडियो को पूरा देखने पर सारी चीजें क्लियर होंगी। इसलिए उन वीडियोस को पूरा देखें। एक और सवाल है कि बीएसटीसी जिन्होंने स्पेशल में कर रखी हो और ग्रेजुएशन है, क्या वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल है? यह भी काफी सवाल था। इन सवालों पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी जगह शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों की डाउट दूर हो। ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, शहरिया छात्र, इन सभी छात्रों को 50% ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? रीट 2024 के विज्ञापन में आपकी स्क्रीन पर है, ये साफ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं जो दी गई हैं, उसमें निर्धारित जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता के अर्हता अंकों में 5% की छूट दी हुई है, आपके स्क्रीन पर है। अब जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस विज्ञप्ति के 3 नंबर पॉइंट में, बिंदु संख्या 3 में, 3.1 और 3.2 में, 3.1 में लेवल 1 की और 3.2 में लेवल 2 की, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दी हुई। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं के प्रतिशत अंकों में 5% की छूट ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, शहरिया छात्रों को दी गई। इनको यानी 50% जरूरी नहीं है, ये 45% भी है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं, ये बात है। दूसरा जो छूट दी हुई, पीछे वीडियो में भी मैंने चर्चा करी, 50% उनको भी छूट दी गई है जिन्होंने बीएड या बीएसटीसी में एडमिशन 2011 से पहले ले लिया हो, और जिनकी ग्रेजुएशन 2011 से पहले हो गई और 2011 से पहले एडमिशन ले लिया हो, बीएड, डीएलएड या बीएलएडी तमाम कोर्सेज में एडमिशन ले लिया हो, भले ही बीएड 2011 के बाद कंप्लीट हुई हो, बट एडमिशन ले लिया, उनको 50% की जरूरी नहीं है। उम्र सीमा को लेकर सवाल था, तो रीट पात्रता के लिए, पास करने के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, कोई अधिकतम सीमा नहीं। 60 साल का भी बंदा पास कर सकता है और 17 साल का भी कर सकता है, 18।
विज्ञप्ति में कोई नियम प्रावधान। मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम और अधिकतम का प्रावधान है और उसमें छूट भी प्रावधान आरक्षण के नियमानुसार, बट रीट पात्रता के लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं नहीं है आयु की। अब जो सवाल था स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन वाले, तो स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन वाले लेवल 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही की भर्तियों में बाहर किया गया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया और सरकार पर डाल दिया, सरकार इनको अलाउ किया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में पुराना एक मैटर पेंडिंग है, उसके आधार पर सरकार पर डालते हुए तो इनको अलाउ नहीं किया और बाहर किया हुआ है। तो स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है लेवल 2 के लिए। नॉर्मल बीएसटीसी, सामान्य बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन वाले अलाउ हैं। अब जो रीट 2021 और 22 में जो प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थे और उन छात्रों ने रीट पास कर ली, अब क्या वो पात्र हैं या नहीं? रीट 2024 में तो ये कह दिया कि आपको अध्ययनरत होना चाहिए, भले फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, लेकिन ऐसा रीट 2021-22 के विज्ञापन में नहीं था। तो क्या वो पात्र हैं क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और काफी गंभीर सवाल है। इस पर आप पूरा विस्तार से देखिए। पहले रीट 2022 की विज्ञप्ति को देख लेते हैं। रीट 2022 की विज्ञप्ति का वो शैक्षणिक योग्यता वाला पेज आपके स्क्रीन पर है। जब आप इनमें देखोगे बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन, जो लेवल 2 का देखोगे, लेवल 1 का देखोगे, दोनों में लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर अपियरिंग फाइनल ईयर इन द कोर्स, और बीएड में लिखा हुआ है फाइनल ईयर इन द बीएड, बीएसटीसी में फाइनल ईयर इन द बीएसटीसी, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर इन द कोर्स। ये 2022 में जो विज्ञप्ति आई हुई थी उसमें अंतिम वर्ष लिखा हुआ था। अब जो 2024 की विज्ञप्ति है वो आपके स्क्रीन पर है। उसमें लिखा हुआ है कि अपियरिंग इन द कोर्स लेवल 1, लेवल 2, अपियरिंग इन द बीएड, अपियरिंग इन द डीएलएड। फाइनल शब्द जो था, फाइनल ईयर वाला जो शब्द था, उस शब्द को हटा दिया गया। अब इस मामले में दो प्रावधान है, मैं दो चीजों पर चर्चा करूंगा। फाइनल ईयर शब्द तो हटा दिया सरकार ने। मैंने पीछे की वीडियो में जो चर्चा की थी कि ओंकार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन का क्लोज 5 का सब क्लोज 2 को क्लेरिफाई करते हुए रूलिंग की थी, और जो 5 का जो सब क्लोज 2 था वो अपियरिंग को ही, जो परसुइंग शब्द था उसको डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बताया था कि परसुइंग का मतलब है कि एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद एनसीटी ने दिल्ली के बोर्ड को एक लेटर भी लिखा, उस लेटर को भी मैंने दिखाया। लेकिन कानूनी तरीके से कोर्ट के फैसले के अनुसार कहूं तो आप पात्र हैं, लेकिन समस्या क्या है, उस समय की विज्ञप्ति के नियमों के अनुसार देखें रीट के, तो आप पात्र नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति में फाइनल ईयर लिखा हुआ था। यह बात तय है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के लिए भी बाध्य है और एनसीटी की गाइडलाइन और एनसीटी से भी बाउंड है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की गाइडलाइन को क्लेरिफाई किया उस शब्द को, तो मतलब मानना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये आती है कि सरकार ना माने, कानूनी तौर पर आपका वैध है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, ना माने कह दिया हमारी विज्ञप्ति में तो ऐसा प्रावधान नहीं था, ये तो प्रोस्पेक्टिव आगे से लागू हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव हमारे नहीं लागू होगा। पहले के नियमों के अनुसार आप पात्र नहीं थे, उसके बाद कोर्ट जाओ। अब रीट का फॉर्म आपको भरने में 500-700 रुपए लग रहे हैं, 200-400 रुपए एग्जाम देने के, 1000 रुपए में काम निपट रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करेंगे, उसमें मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो जीके, साइंस, मैथ, तमाम चीज आप पढ़ेंगे, और वो आपके मुख्य में भी लगभग सेम सा सिलेबस रहता है, राजस्थान जेके एक अलग जुड़ जाता है। तो तैयारी तो करनी है, इस बहाने कम से कम 50%, 60% सिलेबस सेम है, 70% तो उसकी और तैयारी अच्छी हो जाएगी, मेरा ये मानना है। अभी 1000 रुपए में पास हो जाएगा, कल को ये अधिकारी लोग आपको अलाउ ना करें, अपात्र कर दें, उसके बाद कोर्ट जाओ,
कोर्ट में फ्री में कोई केस लड़ता नहीं है, वहां 5-10 हजार रुपए लगाओगे, इससे अच्छा 1000 रुपए में पास हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाद में मैं अभी बोल दूं कि नहीं कोई बढ़ने की जरूरत नहीं है, और कल को ये अधिकारी ये लोग आपको बाहर कर दे अपनी विज्ञप्ति का हवाला देकर के, उसके बाद कोर्ट जाओ, वहां ओमकार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का फैसला रखो, गाइडलाइन एनसीटी का लेटर रखो, समस्या आपके दिमाग में बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, मुझे कोसोगे कि सर आपने कहा था हम पात्र हैं, आपने तो, लेकिन ये सरकार हमको बाहर कर दिया, अब हम क्या करें। कोर्ट में कोई फ्री में लड़ेगा नहीं, आप परेशान होगे, चिंता में चले जाओगे, इससे अच्छा है कि मेरा ये मानना है कि आप फॉर्म भर दीजिए। कानूनी तौर पर आप वैलिड हैं, आप पात्र हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइन को क्लेरिफाई किया, स्पष्टीकरण रूलिंग करी है कि परसुइंग शब्द का मतलब क्या है, उसको स्पष्टीकरण के साथ रूलिंग की है। तो होते तो है, और विज्ञप्ति जो सारी तय होती है, आप रीट 2022-24 की जो भी विज्ञप्ति पढ़ोगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि एनसीटी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के आधार पर सारी चीजें वो लागू होंगी। लेकिन ना माने, इनका क्या भरोसा। बहुत सारी लिटिगेशंस आती हैं, बाद में कोर्ट में जाकर छात्र जीत जाते हैं, प्राइमरी फैसा ये बाहर निकाल देते हैं, बाद में भटकते रहो कोर्ट में, कितने महीने तारीखों का खेल चले पता नहीं, तारीख पर तारीख, और परेशान हो जाओ, पैसे के पैसे 5 गुना 10 गुना पैसे लग जाए, उसके बाद न्याय मिले। इससे अच्छा है कि भर ही दो, तैयारी तो वैसे भी कर रहे हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं कानूनी तौर पर तो मैंने बात कह दी, लेकिन दूसरा एंगल मैं नहीं चाहता कि कोई परेशान हो और इन तानाशाही। लेकिन ये मैं सजेशन दे सकता हूं कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या बीकानेर निदेशालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जाकर आप ये अपनी परिवेदना एप्लीकेशन के माध्यम से वहां स्पष्टीकरण ले सकते हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं, उस समय हम ये थे, वो क्या बताते हैं। यदि वो कह देते हैं कि सर ऐसा है, तो आप उनसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अजमेर से आप निवेदन कर सकते हैं कि FAQ के माध्यम से या नोटिफिकेशन के आप वेबसाइट पर पत्र जारी कर दीजिए, कोई अधिसूचना जारी कर दीजिए, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो जाए और आपके लिए रिटर्न में एक सबूत भी हो जाए। वो इसलिए बोल रहा हूं कि वो होना जरूरी है। ओरली आपको बता दें और कल को इनका क्या है, मौखिक तौर पर बोला हुआ, बिना पेंदे के लोटे होते हैं, बदल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं होता है, कौन उस अधिकारी की जगह दूसरा अधिकारी ट्रांसफर होके आ जाए, वो ना माने, इसलिए लिखित तौर पर हो तो वो रहता है। तो इन 3 जगह जाकर के आप स्पष्टीकरण करवा सकते हैं, यदि वो देते हैं, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में जाओगे, इससे अच्छा फॉरम की लास्ट डेट निकल जाएगी, कोर्ट से उनको करवाएंगे कि भाई बताइए, आप नोटिस जारी होगा, इससे अच्छा है कि फॉरम ही भर दे, मेरा इतना ही कहना है। क्योंकि मैं दोनों तरीके से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी उस जबान के माध्यम से काफी दिन महीने परेशान और पैसा फिजूल पैसा खर्च हो, अभी तो बहुत कम में ही आपका काम हो रहा है। कानूनी पर है, कानून धरे रह जाते हैं महीने, जब देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर हो जाता है, इसलिए मैं वो बातें कही है। अब जो BSTC वाले जो DLED वाले फॉर्म भर रहे हैं, जो उनके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम में क्या लिखे हैं, जो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उस पर जो नाम लिखा हुआ होता है ऊपर, वो आप लिखिए। आपके पास नहीं है, जिसने BSTC राजस्थान से करी है, बीकानेर से, उनकी मार्कशीट पर देख लीजिए, उस पर लिखा होगा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय या कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन, कुछ इस तरीके का। वो हिंदी में लिखा है, आप गूगल से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, गूगल है ट्रांसलेट, और वो डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन वॉटेवर जो भी आपका बीकानेर, वो आप भर दीजिए, वो भरना है आपको। मार्कशीट के ऊपर जो लिखा हुआ आता है वो भरना है, वही आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसी से बीकानेर से आपको BSTC करवाई जाती है। जो राजस्थान के अंदर जो BSTC एडमिशन जो परीक्षा देकर के प्री से पास होते हैं, उनके लिए मैंने बताया है।